नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो आशा करते हैं कि आप सभी कल का लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और जो लोग भी नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको हमने फिर से कह दिया है कि आप लोग जो एप्लीकेशन पे ऑल नोट्स का सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा और जब उस पर आप क्लिक करके उस कोर्स में इंटर करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे थर्ड सेमेस्टर पे जाकर आप फिजिक्स वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको जो भी पढ़ाए जा रहे हैं लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को नहीं मिलता है तो ये नंबर आपके पास होना चाहिए और आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 88 0 80 23 920। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने कई टॉपिक्स पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो हेडिंग लगाइएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा पहला। तो हेडिंग लगाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। तो हिंदी में ही लिख लीजिए सरल आवर्त गति। ठीक है, हालांकि आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना है लेकिन इसकी हिंदी भी जानते चलिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? आप लोगों ने क्या पढ़ा था इसके पहले कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो ऑसिलेटरी मोशन होता था उसी मोशन, एक विशेष प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन ही क्या कहा जाएगा? हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे जो हमारा पार्टिकल होता था ऑसिलेटरी मोशन में क्या करता था? किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इधर उधर मोशन करता था। क्या करता था? इधर उधर मोशन करता था। यानी अगर हम मान लें कि ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, तो इसके इधर इधर ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था ना, या ऐसे ऐसे कर रहा था। क्लियर? चाहे ऐसे ऐसे करता, इस तरीके से मोशन कर रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि ये जो पार्टिकल इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इधर उधर तो मोशन करेगा ही करेगा, लेकिन जो ये पार्टिकल है इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा किधर की ओर लगेगा? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, ये जो हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम आगे चल के मेन पोजीशन कहेंगे। यानी इस पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे, वो हमेशा किधर की ओर लगेगा? इस फिक्स्ड पॉइंट की ओर। यानी ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो इस रेड वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट की ओर लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पर भी पार्टिकल पहुंच जाए तब भी इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। यहाँ पार्टिकल पहुंच जाए तब भी इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। चाहे पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए तब भी इधर की ओर ही फोर्स लगेगा। यानी पूरे मोशन के दौरान जो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है वो किधर की ओर होगा? ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इसकी ओर होगा। और साथ में जो ये फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? यक्स के। किसके? यक्स। और यक्स क्या है हमारा? ये है डिस्प्लेसमेंट। और नापा कहाँ से जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट? हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से। यानी फिक्स्ड पॉइंट से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल के पोजीशन का, उसके क्या होगा? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो सदैव कहाँ लग रहा है? फिक्स पॉइंट की ओर। कहाँ लग रहा है? फिक्स्ड पॉइंट की ओर। ये माइनस साइन का कितना ही मतलब है। कहने का मतलब अगर बड़ा सा डायग्राम बनाए, मान लीजिए इतना बड़ा बना लिया और कहते कि हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इतना समझ लेंगे तो डिफिनेशन लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट ब्लैक वाला हमारा क्या है? ये फिक्स्ड पॉइंट है। अभी समझ लीजिए, बाकी चीजें लिखवा दे रहे हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। पहले वीडियो लेक्चर आप मान लीजिए साथ साथ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको पहले वीडियो लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर ये वाला नोट्स हम आपको एप्लीकेशन में जैसे ही अपलोड कर देंगे, या अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे जोड़ देंगे, वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, तो अब हम मान ले रहे हैं कि पार्टिकल हमारा यहाँ इस दौरान अभी इधर चल रहा है। ठीक है, इधर से इधर चल रहा है, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा अभी। ठीक, तभी इस डायरेक्ट पार्टिकल का जो मोशन है इस डायरेक्शन में अभी है। ठीक है, तो यहाँ पार्टिकल पहुँचा है, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इधर की ओर होगा, एफ। एफ किधर की ओर होगा? इधर। फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तभी तो पार्टिकल का मोशन तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन जो इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अभी भी इधर ही होगा। पार्टिकल मान लो यहाँ पहुँच गया चलते चलते, अभी भी इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। जब यहाँ पहुँचेगा तो रुकेगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तब भी इस पे फोर्स लगने वाला फोर्स किधर होगा? इधर की ओर। यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर, यानी ऊपर वाली लाइन फोर्स वाले डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं, इधर पार्टिकल के मोशन को दिखा रहे हैं, यानी मोशन का डायरेक्शन किधर है। अब क्या करेगा पार्टिकल? ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब पार्टिकल यहाँ से इधर की ओर चलना प्रारंभ करेगा, यानी यहाँ से आने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, फिर इसके क्या करेगा? इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा।
तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी किधर लग रहा है, इसी की डायरेक्शन में लग रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर लग रहा है। और हम कह रहे हैं कि जो भी पार्टिकल का पोजीशन होगा, अगर इस पोजीशन के लिए देखें, इसका जो हम नापेंगे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से नापेंगे, फिक्स पॉइंट से। तो फिक्स पॉइंट से नापेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो इधर है। अगर एक्स कहें तो एक्स का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। जबकि फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे हैं हमेशा किधर की ओर, इधर की ओर। फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इसीलिए कहा जाता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बट ये जो डायरेक्शन है दोनों का क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण यहाँ पर माइनस साइन आता है, ठीक है। माइनस साइन का मतलब इतना है कि जो फोर्स है वो सदैव कहाँ लग रहा है, फिक्स पॉइंट की ओर। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो हमारा इधर उधर पार्टिकल मूव कर रहा है, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा होगा तो सिंपल हार्मोनिक नहीं कहा जाएगा मोशन, ठीक है। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट यक्स है ये बहुत कम होता है, ठीक है। ये यक्स जो है बहुत क्या होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये जो हम इतना बड़ा दिखा दिए आपको, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा नहीं होता है मोशन। लगभग ये क्या हो, एक सरल पाथ में हो, यानी सरल रेखा में, तभी इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये बहुत बड़ा पाथ हो जाएगा तो इसके लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पाथ इसका बहुत छोटा होगा, ठीक। चलिए, इतनी बातें समझाना था और ये सारी बातें आप समझ पाए। तो कौन कौन सी बातें, पहला क्या बताया हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, कि जो हमारा लगने वाला फोर्स है पार्टिकल पे वो हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर लगेगा। दूसरी बात हमने बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट नापा कहाँ से जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत स्मॉल होगा, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तभी उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो ये आपने समझा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई पार्टिकल, ध्यानपूर्वक समझिएगा अब यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ, ठीक। ये जो इंटर में बताया जाता है डेफिनेशन, उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से आपके लिए बना दें, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक। ये क्या हो गया, इसको हटा ही ले, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, तो ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें, मान लीजिए क्या है इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, और ये इसका क्या है, सेंटर। सेंटर को हम क्या नाम दे दें, सी दे दें या वो दे दें, इसको नाम दे रहे हैं सी। क्या दे रहे हैं, सी नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर यहाँ से क्या करें हम, इधर से लाइट या इधर से लाइट गिरा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह दे कि अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके जो ये क्या है, सरकमफ्रेंस है या कह सकते हैं परिधि है, उस पर कोई पार्टिकल क्या करे, मोशन करे, वृत्तीय गति करे, यूनिफॉर्मली, एक समान वृत्तीय गति करे। तो जब ये पार्टिकल होगा, अगर हम इधर से क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर लाइट मारे, क्या मारे, इस पर परपेंडिकुलर लाइट अगर ऊपर से मारे या इधर साइड से, मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इधर से क्या कर रहे हैं, ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं, लाइट आ रही है, ठीक, ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा, ये लाइट आ रही है, और ये डायमीटर इधर भी बन जाएगा एक, और ये जो परपेंडिकुलर इधर डायमीटर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये डायमीटर। तो अगर इस डायमीटर को हम पर्दे की तरीके से ट्रीट करें, ये जो हमारा क्या है व्यास है, इसको हम पर्दा मान लें, क्या मान लें, पर्दा, ठीक है। तो इस जो पार्टिकल यहाँ पर इस लाइट की वजह से इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इस पर्दे पे बनेगी। तो मान ले रहे हैं यहाँ पर्दा पे बना, जब पार्टिकल हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे है तो इसका परछाई यहाँ पर बना, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर ऐसे पड़ रहा है तो इसकी परछाई डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहाँ आएगी, यहाँ पे, ठीक, परपेंडिकुलर परछाई लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारा पार्टिकल पहुँचा, ध्यानपूर्वक समझते चलिए कि पार्टिकल जब हमारा यहाँ पहुँचा चल के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहाँ पहुँचा पार्टिकल, यहाँ पे, ठीक है। इस पोजीशन को हम पी कह दे रहे हैं और इसको कह दे रहे हैं P1, ठीक है। तो P1 पे जब पहुँचा तो इसकी परछाई कहाँ ले आएगी, परपेंडिकुलर, अगर लाइट इधर से पड़ रही है तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी। तो पार्टिकल हमारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। यानी ध्यानपूर्वक समझिए कि पार्टिकल पहले सी पे था और अब कहाँ पहुँच गया, ऊपर की ओर। यानी अगर ये P1 है तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, P1 डैश या C1 डैश का नाम दे दीजिए। तो P1 का परछाई है तो इसलिए हम इसको P1 डैश कह रहे हैं, ठीक है, इसको P1 डैश। तो सी से कहाँ पहुँच गया, P1 डैश पे, और इसको सी पे जो हमारा परछाई है उसको हम P डैश कह दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह दे रहे हैं, P डैश या सी, वही सेंटर है तो सेंटर पे इसकी परछाई है तो P डैश कह दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये पार्टिकल क्या किया, यहाँ से अब यहाँ आ गया, ऐसे चल रहा है परछाई, तो इसकी परछाई यहाँ पड़ती रहेगी पर। तो यहाँ अगर जब पार्टिकल पहुँचा तो इसकी परछाई ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या पहुँच गया, यहाँ पे, कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। ये क्यों समझा रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
आपको सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन को हम इस यूनिफॉर्म में, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पहुंचेगा, इसकी परछाई कहाँ पहुंचे, यहाँ। अब यहाँ से परछाई यहाँ पहुंचेगी, अगर इसको हम क्या नाम देते, P2 नाम देते हैं, रेड से ही देते हैं इसको, P2 नाम देते हैं, तो इसकी परछाई यहाँ पर हम क्या नाम दे देंगे इसको, P2 डैश, P2 डैश। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर डाल रहे हैं तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक पड़ रही है। ठीक इसी प्रकार अगर पार्टिकल हमारा क्या पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, यहाँ, यानी P3 पे पहुंच जाए। तो P3 पे पहुंच जाएगा तो लाइट की वजह से इसकी परछाई कहाँ बनेगी, कुछ यहाँ पे बनेगी ना, डैश डैश करके यहाँ बनेगी। ये डायग्राम बनाना है, हो सकता है नोट्स में डायग्राम ना मिले, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। हालांकि इसको हम रखेंगे साइड में करके, इसकी ज़रूरत है, बाकी डिफिनेशन दूसरी वाली लिखाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये P3 डैश। फिर जब हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, ये पर्दे पे ही पहुँच जाएगा पार्टिकल, मान लो पार्टिकल हमारा पर्दे पे पहुँच जाएगा, तो इसकी परछाई लाइट यहाँ से आ रही, तो पार्टिकल यहीं, तो इसकी परछाई इसी पर्दे पे बनेगी, तो यानी यहीं रह जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में तो यहाँ पहुँच गया। फिर जब इधर आएगा पार्टिकल, जब पार्टिकल इधर आएगा तो हम इधर से लाइट मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या करेंगे, इधर से भी लाइट लगी हुई है, अब इधर से लाइट, ठीक है, ये पार्टिकल इस साइड में आ जाएगा, पर्दे की दूसरी साइड, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो आप देख रहे हैं पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके जो परछाई का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ से हमने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला, ठीक है, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जो पॉइंट मिल रहा है। तो ये पॉइंट कैसे जा रहा है, ऐसे 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 यहाँ तक गया, ठीक है। अब ये इधर की ओर आ रहा है, तो ये देखिए इसकी परछाई यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से। यानी जैसे जैसे अब पार्टिकल इधर की ओर आ रहा है, तो इसके लिए ये परछाई बनेगी। मान लीजिए अगर यहाँ आता पार्टिकल, तो इसके लिए परछाई ये वाली बन जाती है, अगर यहाँ आ जाता पार्टिकल तो इसके लिए परछाई अब कहाँ बनती, यहाँ पे बनती, लौटते टाइम पे, ध्यानपूर्वक देखना है। फिर यहाँ अगर आप लौटे क्या, P1 P2 P3, इसको P4 कर लीजिए, ये हमारा P5 हो जाएगा, ये P6 हो जाएगा, ये P7 हो जाएगा। तो P6 के लिए वहीं बनेगा, लेकिन P7 के लिए यहाँ बन जाएगा P7 डैश। फिर यहाँ जब पार्टिकल पहुँचेगा तो इसके लिए परछाई कहाँ बनेगी, लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, P8 पे डैश पे, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचेगी तो इसके लिए फिर यही बन जाएगा सेंटर पे इसकी परछाई, ये वाला। फिर यहाँ जब पहुँचेगा तो पार्टिकल, इसके लिए परछाई अब कहाँ बनेगी, यहाँ पे P9 P7 P8 P9 P10। तो यहाँ पर परछाई बनेगी जिसको हम कहेंगे P10 डैश। फिर यहाँ अगर आ जाइए पार्टिकल तो क्या बनेगा P11, तो ये परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पर P11 पे। तो पार्टिकल जा कैसे रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ से परछाई ये ऐसे ऐसे गया था, फिर यहाँ से जब ये इधर आया तो ये वापस रिटर्न हो रहा है ना, ऐसे यहाँ आया, फिर रेड यहाँ आ गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ जब पहुँचेगा पार्टिकल तो यहाँ जाएगा। यानी जब ये यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल तो इसकी परछाई यहीं रहेगी, इस वजह से जो लाइट पड़ेगी पर्दे पे ही, लेकिन फिर इधर जाएगा तो इधर से लाइट पड़ने की वजह से इसकी परछाई किधर होगी, अब फिर से ब्लू वाले से दिखाते, दिखेगा ब्लू, चलिए दिख रहा है। तो इसके लिए जब इसकी परछाई देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसके लिए परछाई इसकी कहाँ दिखेगी, ये दिखेगी। अब ऊपर की ओर जाने लगा फिर से ना, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसकी परछाई यहाँ दिखेगी। फिर यहाँ जब पार्टिकल पहुँचेगा तो इसकी परछाई कहाँ दिखेगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ दिखेगी। फिर जब यहाँ पार्टिकल होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर दिखेगी। फिर जब ये अपनी मेन पोजीशन में पहुँचेगी, फिर जहाँ था, जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाए तो ये फिर ये सेंटर पे पहुँच जाएगी। यानी पार्टिकल का यहाँ पर जो डायमीटर पे जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी परछाई आ रही है, उसका मोशन किस तरीके से, ध्यानपूर्वक देखिए। तो स्टार्टिंग में कैसे गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये पार्टिकल था यहाँ पे परछाई, फिर ऐसे ऐसे परछाई ऊपर की ओर गई, फिर जब ये इधर लौटा तो परछाई फिर वापस ऐसे आने लगी, फिर यहाँ तक पहुँची। जब ये नीचे आया तो परछाई फिर नीचे आ गई, फिर इसके बाद क्या किया, ये परछाई फिर यहीं आ गई। तो ऐसे जा रही, ऐसे आ रही, ऐसे जा रही, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ही क्या करता रहेगा मोशन ऊपर नीचे, ठीक है। तो किसके अबाउट नीचे कर रहा है मोशन, कौन से पॉइंट के अबाउट, ये जो हमारा क्या है सेंटर। तो सेंटर के अबाउट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन होता है वो क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब, जब कोई पार्टिकल क्या करे, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करे, तो जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो व्यास पर क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, किसके अबाउट, अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट, ठीक है। ये समझना, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो जो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन है, ना कि वो ओरिजिनल वाले पाथ का, इस पार्टिकल का तो मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो वास्तव में जो गति कर रहा है पार्टिकल वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर
मोशन। ठीक है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये वाला रीजन, इसमें देखें तो यहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट द सेंटर, अबाउट द सेंटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ये डायग्राम बना के रखना है अगर साइड में समझ में आया है तो, और नहीं आया तो इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में रख ले रहे हैं आप लोगों के लिए ये डायग्राम, क्योंकि डिफिनीशन हमको लिखानी है तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, इसको एक साइड में कर लें, ये समझाने के लिए था। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको छोटा सा कर लें, कहाँ रख दें इसको, इसको लास्ट में कर देंगे, अभी कट पेस्ट कॉपी कर लेते हैं, बाद में पेस्ट करना होगा तो इसको उधर साइड में पेस्ट कर देंगे। अब इसको हटाते हैं, डिलीट। ठीक, चलिए लिखिए, इसके अंतर्गत समझाने में इतना टाइम लग गया, बाकी इसका छोटा सा डिफिनेशन है, वही चीज़ लिखनी है। तो लिखिए, इफ़ अ बॉडी आर अ सिस्टम, लिखिए यहाँ पे, इफ़, डिफिनेशन में, इफ़ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब इफ़ अ बॉडी और सिस्टम लिखना है, ऑफ लिख दिए क्या, और सिस्टम, सिस्टम का मतलब अगर कई पार्टिकलों का समूह हो तब भी। ठीक है, इफ़ अ बॉडी और अ सिस्टम डज मोशन, डज मोशन, मोशन करता है यानी गति करता है, अबाउट 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 अ फिक्स्ड पॉइंट, इसको अंडरलाइन करना है, किसके अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इसको अंडरलाइन करिए, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, या फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट में लिखिएगा मेन पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन भी लिख सकते हैं या फिक्स्ड पॉइंट लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, उसी को हम बोलेंगे मेन पोजीशन। क्या बोलेंगे, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, अंडर द, अंडर द, अंडर द एक्शन ऑफ, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, विच इज, वो कैसा होना चाहिए फोर्स, विच इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, ये ऑलवेज डायरेक्टेड होगा, इज, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, द ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेन पोजीशन, या फिक्स्ड पोजीशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड पोजीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, यहाँ पर लिखिएगा फिक्स्ड पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पोजीशन, पॉइंट भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, किधर की ओर डायरेक्टेड होगा, मीन पोजीशन, या लिखेंगे विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये ऑलवेज लिख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको टूवर्ड्स भी लिखा है, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, और ये जो हमारा डायरेक्टेड लिखा है इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, यहाँ पर ऑलवेज वर्ड भी जोड़ दीजिए, ऑलवेज, हमेशा मोशन के दौरान जो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स होगा हमेशा किधर लगेगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो तीन बातें इस पे अंडरलाइन करने वाली हैं। पहला कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन, ये वाली बात आपको अंडरलाइन करके रखनी है, मेन पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात क्या रखने वाला है यहाँ पे कि जो सिस्टम ऑफ मोशन अबाउट किससे करेगा मोशन, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, या इसी को हम कहेंगे मेन पोजीशन। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट और मेन पोजीशन में डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखेंगे देन, नीचे से लिखिएगा कि देन द मोशन, देन
द मोशन ऑफ द बॉडी, देन द मोशन ऑफ द बॉडी or system or the system is called अच्छे से लिखिए, डिफिनेशन लिखना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में। इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसको क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में तीन चीजें काम करती हैं। एक तो फोर्स काम करता है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स आगे चल के कहेंगे कि वो क्या है, कि रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। और यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट को। और ठीक है, यही दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वहीं से आता है क्या कि जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसके क्या होगा, ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन कहने का मतलब जो भी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फिक्स पॉइंट से, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन माइनस साइन क्या बताएगा कि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर, ठीक। ये बातें लिख लिया। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे इसका कि कैसे इसका मोशन आता है। जब कह दिया जाएगा कि आप क्या निकालिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन निकालिए, ठीक है, उसके पाथ का, ठीक। तो रिलेशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कभी कभी कह देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होगा, तो उसको भी हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो इसी के आगे कंटिन्यू लिखना है, ये डिफिनेशन लिखने के बाद इसे आगे डायग्राम बनाना है और कंटिन्यू आगे चीज़ें करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट हमारा पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और ये मान ले रहे पार्टिकल का क्या है, पाथ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अभी। तो मान ले रहे पार्टिकल मैक्सिमम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करता है वो यहाँ तक करता है, ये इसका पाथ है, वो बनाना है दोनों साइड में इक्वल। तो जितना इधर मैक्सिमम चलेगा डिस्प्लेसमेंट उतना इधर चलेगा, विस्थापन करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, यहाँ तक पार्टिकल आएगा। तो हम मान लेते हैं किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पर है, किसी टाइम टी पे यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है। हो सकता है पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा हो, या हो सकता है इधर से पार्टिकल इधर आ रहा हो, ये मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, इधर जा रहा है किधर जा रहा है, लेकिन किसी टाइम टी पे क्या है, पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे पोजीशन पे है। तो बाय डेफिनेशन जो इस पे लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ये आपको पता है, यानी जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इधर होगा। अगर हम कह दें कि हमारा यक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि फिक्स्ड पॉइंट जो इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना है, यक्स है, ये जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो यक्स का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर नापेंगे तो यक्स का डायरेक्शन तो इधर होगा, जबकि फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है। क्लियर, इसको नाम दे दीजिएगा फिक्स पॉइंट या मीन पोजीशन, इसको हम नाम कह देंगे फिक्स्ड पॉइंट, ऑब्लिक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन भी कह सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। और मान लेते हैं कि जो पार्टिकल का मास है वो कितना है, इस पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल एम। जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका जो मास है वो क्या है, स्मॉल एम, क्या है, स्मॉल एम। क्लियर है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, या इसी को यक्स ना करके हम इस यहाँ पर क्या लेते हैं, साई के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, अगर यहाँ पर साई ले लें कि इसका डिस्प्लेसमेंट साई है तो साई के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्स लेना चाहें तो आप एक्स ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा होगी उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ एक्स ना लेके चलिए वही ले लेते हैं हम, साई ना लेके एक्स ही ले लीजिए, क्योंकि आप एक्स से ज़्यादा परिचित है तो एक्स में ही आपका इक्वेशन दिखा देंगे। अगर यहाँ पर एक्स की जगह कोई वाई ले ले तब भी चलेगा, कोई अगर साई ले लेता है तब भी चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है एक्स की जगह पे। तो ये जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, अगर साई भी लेते तो भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सब सिंबल हैं, तो सिंबल से घबराना नहीं है कि कैसे आ गया सिंबल, ठीक है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखिएगा लेट, हम मान लेते हैं कि एम हमारा यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द बॉडी, ठीक।
और यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ, फिक्स्ड पॉइंट ओ से, किसका है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, इस पॉइंट को नाम कुछ दीजिए, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको नाम हम दे रहे हैं ओ पॉइंट, ठीक है, ओ से। और ये जो पोजीशन है इसको पी नाम दे दीजिए, पी पॉइंट पे पहुंचा है किसी टाइम, ठीक है, ये जो पार्टिकल पहुंचा है वो कहाँ पर पहुंचा है, पी पॉइंट पे पहुंच गया, कहाँ पर, पी पॉइंट पे, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, पी पॉइंट, ठीक, किसी टाइम टी पे, तो ये हमने लिख दिया। और यफ क्या है, इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कहेंगे। तो यफ मान लेते हैं कि यफ हमारा कहाँ है, यहाँ पे यफ लिखिएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक, क्या है रीस्टोरिंग फोर्स है, किस पे लग रहा है, पार्टिकल पी पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहा जाएगा कि जो यफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यक्स के, और वो यक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन बताएगा कि जो फोर्स है वो ऑलवेज कहाँ लग रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक, तो ये लिखेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, नीचे लिखिएगा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंस वी नो दैट, जानते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे लिखिए कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन the force, in simple harmonic motion the force is always proportional to the proportional to the displacement proportional to the displacement and directed towards directed towards the mean position, to the directed towards the mean position, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, मीन पोजीशन की ओर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे दूर जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो दैट इज, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स एफ है लगने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा एक्स, तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये सॉरी चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, के माइनस के कैपिटल इंटू एक्स, जहाँ के क्या है हमारा एक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो फोर्स के है हमारा एक कांस्टेंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। मान लीजिए अगर ये पार्टिकल किससे बंधा होता, स्ट्रिंग से बंधा होता, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, जहाँ पे के इज कांस्टेंट, कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट, क्या फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और नोट्स को अच्छे से आप लोग बनाइएगा, जो लोग नहीं बना रहे हैं वो एप्लीकेशन में जरूर जाके देख के बना लीजिएगा। कोई लेक्चर के साथ साथ अगर नोट्स नहीं बना रहा है तो लेक्चर एंड होने के बाद 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट, उसको बना सकता है। वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो इसको स्पीड बढ़ा के देखिए वीडियो को। बाकी नोट्स बनाते टाइम फिर से एक बार आपको नोट्स अलग से 5 मिनट 10 मिनट निकाल के बना लेना है नोट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे कि इफ़
इफ यक्स हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, इफ यक्स बराबर क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, यही था डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। तो देन वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, देन वेलोसिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वी से। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी स्मॉल वी, उसको क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, ये लिखेंगे। इसको हम कैसे भी डिनोट करते हैं, अगर नहीं जानते इसको, एक्स डॉट से। एक्स डॉट का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स डबल डॉट का क्या मतलब होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो ये जानिए, ठीक। तो एक्स डॉट का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, हियर एक्स डॉट का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो चाहे हम एक्स डॉट यूज करें, चाहे डी एक्स अपॉन डी टी यूज करें, दोनों बातें एक है। एक्स डॉट आसान पड़ता है, छोटा लिखने में रहता है, लिखने में आसानी होती है अगर हम यहाँ पर एक्स डॉट लिखे तो, जबकि डी एक्स डी टी इतना हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब एक्स डॉट ही यूज करेंगे, क्लियर है। एंड एक्सेलरेशन की बात करें, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है यहाँ पे। और अभी एम्पलीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हो सकता है ए से ही यूज करेंगे। तो आगे चल के हम इसको चेंज कर लेंगे कि कौन सा एम्पलीट्यूड वाला ए है और कौन सा एक्सेलरेशन वाला है। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ए रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी ये ध्यान रखना है कि ये जो स्मॉल ए है वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वो हम जब करेंगे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, नहीं तो इसको अल्फा से कर ले, क्या इसको अल्फा से कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को, अल्फा, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होता है, वेलोसिटी चेंज, ये क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी ना, वेग परिवर्तन, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीवी बाई डी टी लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, और डी बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और वी किसके बराबर है, डी एक्स अपॉन डी टी है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर रखिए, नहीं तो नोट्स में जब आपको ये दिखेगा तो पीडीएफ बनाते समय दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, डी एक्स अपॉन डी टी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स डबल डॉट, क्या लिखते हैं, एक्स डबल डॉट, ये ध्यान रखना, इसको क्या लिखेंगे, एक्स डबल डॉट। तो फ्रॉम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F बराबर ma, न्यूटन के नियम से, यानी फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप लोग, कि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। क्या लिख लेंगे बताइए भैया, F बराबर ma। तो पार्टिकल का मास m था और एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने क्या कहा है, अल्फा। तो F बराबर m इंटू अल्फा। तो F हो गया, ये मास है, और अल्फा की जगह पे आप रख लीजिए, अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे भैया, अल्फा की जगह पे आप रख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये रख सकते हैं, बोलो बिल्कुल। और इसकी जगह हम एक्स डबल डॉट भी रख सकते हैं, या इसी को हम क्या रख सकते हैं, यम इंटू एक्स डबल डॉट, एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट से लिखा रहे हैं ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन बनाना चाहे बना ले, नहीं तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 तो लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, एफ की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या रखेंगे, यम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, माइनस के इंटू एक्स, यही था ना, के इंटू एक्स, क्लियर, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या आप लोग लिखते हैं, ऐसे ही लिखिए, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसी टर्म में चलते हैं। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के अपॉन में इधर आएगा यम तो डिवाइड हो जाएगा, इधर यम गुणे में इधर आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे
यक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर उसको इस साइड लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और इधर आएगा तो प्लस k अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा हमारा x, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर? तो अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये जो इक्वेशन आ रहा है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए किसी भी सिंपल हार्मोनिक करते हुए पार्टिकल के लिए, किसमें x हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट में, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते थे x डबल डॉट, तो इसको लिखेंगे x डबल डॉट प्लस k बाई एम इंटू यक्स बराबर 0। ये भी तरीका है लिखने का। तो इन दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे करके इसको माना बता देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जो यूज करना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेंगे, जो वाला टर्म आपको यूज करने का मन करे। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस जो आप लोगों ने लिखा है क्या d2x अपान dt स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा है x डबल डॉट लिखा है। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे, आप लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी ना। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, लेकिन कब, जब वो क्या करें SHM करें। तो ये लिखना है, इसको लिखिएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, या इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट में लिखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ब्रैकेट में क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या लिखना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ किसका SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग SHM। ठीक है, तो आगे से हम SHM बार बार यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तो इतना बड़ा ना लिख के सिंपल हार्मोनिक मोशन हम क्या लिखेंगे SHM। तो जब भी आपसे कहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो आपको ये लिखना है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम यहाँ पर मानेंगे, उसको ध्यान रखना है क्या एज्यूम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं नाउ, इसके आगे कंटिन्यू करना है। नाउ लेट, मान लेते हैं कि जो हमारा k बाई एम आया है उसको हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर माना। तो हमने माना ओमेगा स्क्वायर बाई बराबर k बाई एम। हमने क्या माना कि जो ओमेगा स्क्वायर है किसके बराबर है k बाई एम। हमने कहा कि ये जो k बाई एम है इसको हम क्या मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। अभी आप आगे चल के जानेंगे कि क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस करके k बाई एम आ जाएगा, यही आएगा भैया, बोलो यार बिल्कुल। तो और करके लिख सकते हैं कि ये जो हमारा आया ओमेगा आर। अच्छा ये फ्रिक्वेंसी है तो ये प्लस माइनस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। फ्रिक्वेंसी तो हमारा पॉजिटिव होगा ना, एक चक्कर में 10 सेकंड कर सकता है या 5 सेकंड कर सकता है, तो ये ध्यान रखना है, इसको पॉजिटिव लेना है। अंडर रूट k बाई एम, तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखनी है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 मान लेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को देखिए तो क्या यूज कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड पे, k बाई एम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, चाहे ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं और रूट में होगा तो उसकी जगह पे दूसरी चीज रख लेंगे। तो इसको थर्ड मान रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड ना, ठीक है, इसको दोनों को मिला के थर्ड मानी, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा बताइए d2x अपान dt स्क्वायर और प्लस k बाई एम की जगह पे क्या रखना है k बाई एम की जगह पे, तो k बाई एम की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये बराबर किससे हो जाएगा 0। ये हमारा कौन सा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इसको हम कौन सा इक्वेशन कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये भी क्या कहा जाएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है आपका ये कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन
कि कितने, जो इक्वेशन नंबर 4 है वो सेकेंड डिग्री का क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि के भी कांस्टेंट था, एम भी कांस्टेंट था, तो जो ओमेगा आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है, यहाँ लिखिएगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 इज और डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके हैं इसको, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये होमोजीनियस भी है क्योंकि दूसरा पक्ष में क्या है, जीरो है ना, तो यक्स में क्या है, सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर, और डिग्री कितनी है 1। तो लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर इन किसमें है, सेकेंड ऑर्डर इन यक्स। यक्स में क्या है, एक्स एंड टी में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन हल करना जानते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो जो हम लोग वहाँ यूज करते थे सोल्यूशन इसके लिए, वो नहीं, क्या करते थे वहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, फिर उसका रूट निकालते थे, जब रूट आ जाता था तो क्या करते थे, फिर उसका जनरल सोल्यूशन के लिए आगे काम करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं करना। ठीक, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से करेंगे। जो भी इसका सोल्यूशन होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसका जो भी सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका यक्स ही इसका सोल्यूशन कहा जाएगा। ये जो यक्स है, यक्स की जब रखा जाएगा, क्योंकि यक्स एंड टी में वहाँ पर वाई एंड टी में होता था, तो वाई के जो वैल्यू आते थे वो, तो यानी हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, कि जो भी एक्स बराबर मिले और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही क्या कहा जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन हैं, तो उनमें अगर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर देते थे, तब भी वो सोल्यूशन इसका बना रहता था, एक प्रॉपर्टी थी। और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से अधिक सोल्यूशन है, तो उनमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर उनको जोड़ भी दिया जाए, सम भी कर दिया जाए, तब भी जो हमें सम से प्राप्त होगा इक्वेशन, वो भी क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। हमने एक कराया था ना कि 5(1)x एंड 5(2)x क्या है, इसके दो सोल्यूशन है, तो 5(1)x प्लस 5(2)x भी क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे। अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे, k1 5(1)x या k2 5(2)x, ये भी क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, अगर 5(1) एंड 5(2) क्या है, इसके सोल्यूशन है। तो ठीक, ये ध्यान रखना है सारी चीज़ें। ये आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मिला, हालांकि ये हिस्सा सेकंड सेमेस्टर में शायद था ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लोग भूल गए हैं उसको ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब अब किसमें रिलेशन आना चाहिए, एक्स एंड टी में, किसमें, एक्स और टी में। ठीक, तो एक्स एंड टी में जो भी इक्वेशन बनेगा, वही इक्वेशन नंबर 4 का क्या कहा जाएगा, सोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक, तो उसी के लिए हमें काम करना है, तो देख लेते हैं। तो ये किसमें रिलेशन है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं अगर इसका जो होमोजीनियस कह रहे हैं, ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल कर रहा है, इसका एक्स एंड टी में क्या रिलेशन आता है। एक्स एंड टी यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, वो भी क्या कहा जाएगा, इसका क्या कहा जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कहा जाएगा, किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं कि लेट solution of equation number 4, solution of equation number 4 is, क्या मानेंगे, x बराबर, किस तरीके से मान रही है याद रखना, e की पावर, अच्छा अल्फा टी ना, वहाँ पर एक्सेलरेशन को अल्फा ले लिया गया था क्या हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम बीटा टी ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ वहाँ अल्फा लिए थे तो यहाँ पर बीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बीटा, तो e की पावर बीटा टी, क्योंकि अल्फा यूज कर लिए हैं तो दो बार अल्फा यूज नहीं करते ना, तो e की पावर क्या ले रहे हैं, बीटा टी, क्या ले रहे हैं, बीटा टी, जहाँ पर बीटा क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, और टाइम टी क्या है, हमारा टाइम, तो हमने मान लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट बराबर ये ले रहे हैं, तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, देयरफॉर, इसीलिए dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालिए इसी से dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ना dx अपॉन dt और d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो dx अपॉन dt पहले निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन करिए तो बीटा बाहर आ जाएगा, e टू द पावर अल्फा बीटा टी का क्या होगा, बीटा टी, तो e टू द पावर बीटा टी का e टू द पावर बीटा टी होगा, और फिर b इंटू टी का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा और बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड अगर हम बात करें d2x अपॉन dt स्क्वायर का,
तो ये कितना आ जाएगा, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बीटा इंटू बीटा एक बार और हो जाएगा, बीटा तो हमारा बाहर हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, बीटा इंटू ई टू पावर बीटा टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करना जानते हैं ना, कि ई टू पावर बीटा टी का करेंगे तो ई टू पावर बीटा टी हो जाएगा, ई टू पावर एक्स टाइप का है, और फिर क्या करेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन का बीटा टी का करेंगे तो बीटा बाहर हो जाएगा और टी का होगा तो 1, तो ये बीटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू ई टू पावर बीटा टी। ये वैल्यू आई कि नहीं आई, आई। तो इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। कहाँ पुट करेंगे, 4। 5 एंड 6 वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, 4 में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सा इक्वेशन है, 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 से तो वैल्यू रखिए। चलिए, तो क्या क्या वैल्यू हमें रखना है, डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर की जब क्या रखेंगे, बीटा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर बीटा टी, यही रखेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जब आपको क्या रखना है, ई टू द पावर कितना रखना है, बीटा टी और बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 0। क्लियर। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर ई टू द पावर बीटा टी और ई टू द पावर बीटा टी कॉमन हो जाएगा, तो ई टू द पावर बीटा टी हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इंटू यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बोलो भाई बचेगा, हाँ जी बचेगा, इक्वल टू 0। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, ई टू द पावर जो एक्स होता है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये टेंस तो करेगा 0। ई टू द पावर एक्स अगर आप कैसे बनता है, अगर एक्स हमारा क्या है, एक्स पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, तो ई टू द पावर एक्स का जो हमारा ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से ये बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ई टू पावर एक्स है ग्राफ, एक्स को आप कितना भी ले जाइए अनंत की ओर, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये 0 होना तो चाहेगा लेकिन 0 हो नहीं पाएगा, यानी ये क्वांटिटी तो कभी 0 होने वाली नहीं है। टाइम भी यहाँ पर 0 रख लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ई टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो कभी 0 होने वाला नहीं है। तो यानी कौन सी क्वांटिटी 0 हो सकती है, बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही क्वांटिटी हमारी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, यही क्वांटिटी 0 होगी ना, बोलो यार भाई। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तो कभी हमारी 0 होने वाली नहीं है। क्लियर, बोलो जी। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी तो हमारी कभी भी किसी भी रूप में 0 नहीं हो सकती, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, कि ई टू पावर बीटा टी कभी 0 नहीं होगा, यानी 0 कौन होगा, बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। सिंस क्या लिखेंगे, कि जो हमारा ई टू पावर बीटा टी है वो डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी के लिए, यानी कोई भी टाइम ले उसके लिए ये 0 नहीं होगा। ठीक, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से अगर बीटा स्क्वायर बराबर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जैसे ही इधर से बीटा हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये रूट इधर से स्क्वायर हटने की वजह से इधर क्या आएगा, प्लस माइनस, तो अंडर रूट में प्लस माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 1 और इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बीटा बराबर प्लस माइनस, ये रूट में -1 लिख सकते हैं, और इंटू इसको लिख सकते हैं रूट में ओमेगा स्क्वायर, लिखा जा सकता है। और रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा, पता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हो जाएगा आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। या लिख लीजिएगा, सिंस रूट में -1 जो होता है वो आयोटा होता है, और अंडर रूट में जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा। ठीक, तो बीटा बराबर 2 वैल्यू आई, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ये वैल्यू आ गई ना, ये वैल्यू आपके पास आई, बीटा की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस आयोटा बीटा सॉरी ओमेगा, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू आ गई। तो बीटा की 2 वैल्यू आई, यानी अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हमने क्या लिखा था, x बराबर ई टू द पावर बीटा टी, तो बीटा की 2 वैल्यू यानी x बराबर एक क्या आएगा सोल्यूशन, x बराबर ये हमारा एक सोल्यूशन है ना, तो x बराबर अगर पहला सोल्यूशन देखें तो ई टू पावर बीटा की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव में लें तो आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा, तो ये एक सोल्यूशन तो ये आया। दूसरा सोल्यूशन x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो एक सोल्यूशन ये हुआ, एक सोल्यूशन ये हुआ, तो इसको x1 x2 कह सकते हैं ना, कि x1 एक सोल्यूशन हुआ, x2 एक सोल्यूशन हो गया, तो ये 2 सोल्यूशन है। ठीक है, x बराबर ये एक पहला सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया, तो इसको आप नाम दे सकते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2। तो इस तरीके से आपके पास 2 सोल्यूशन मिल गए। अगर 2 सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है,
दो सोल्यूशन है, क्योंकि हमने कहा था x बराबर e टू पावर बीटा टी जो है हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो बीटा की जिस वैल्यू के लिए हमें वो मान मिला, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने निकाला है बीटा, यानी अब बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। वही कांस्टेंट तो हमने खुद से लिया था, तो कांस्टेंट हमने पता कर लिया उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके। तो ये जो हमारा मिला उस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी यहीं से आप कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करेगा क्या, इसको नाम दे दीजिए क्या, यहाँ से इसको नाम दे दे बीटा वन बीटा टू, तो बीटा वन बीटा टू, ठीक है। सिंबल चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग मान है ना, तो उसके लिए बीटा वन बीटा टू यूज करें कि बीटा वन बराबर क्या है हमारा प्लस आयोटा ओमेगा, और बीटा टू क्या है यहाँ से, हालांकि बीटा बराबर बीटा वन होगा और बीटा बराबर बीटा टू के लिए, ठीक है। तो बीटा टू बराबर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। क्या है इसके दो सोल्यूशन, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर, इसीलिए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हम आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं ये वाली लाइन, अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। हटा दें, चलिए हटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप समझ करिए कि दो सोल्यूशन, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर, इसीलिए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 आर, कौन कौन सा सोल्यूशन है, पहला ई टू द पावर, अगर बीटा की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाले, तो आई ओमेगा और टी हो जाएगा, क्योंकि आई ओमेगा रख सकते हैं बीटा की, तो एक सोल्यूशन ये हो गया। एंड दूसरा सोल्यूशन क्या होगा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये सोल्यूशन होगा ना। तो ये क्या है सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 4, तो वही लिखा कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 4 आर ई टू द पावर आई ओमेगा टी एंड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये क्या है इसके दो सोल्यूशन है। तो अगर ये दोनों सोल्यूशन थे, अगर इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें इस वाले सोल्यूशन में और इस वाले सोल्यूशन में, तब भी ये क्या होंगे उसके दो सोल्यूशन बने रह जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे कि एंड या नाउ भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ से लिखेंगे ए वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी, एंड या ऐसे लिखिए देन लिखिए तब देन ए वन इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा टू आई ओमेगा टी एंड ए वन ए टू क्या है कांस्टेंट है, इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा टी, माइनस में ये भी क्या होंगे बिल आल्सो क्या होंगे एक सोल्यूशन होंगे, बी आल्सो बी सोल्यूशन, तो ये भी क्या होंगे इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, आल्सो बी सोल्यूशन आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 4 का क्या होगा, ये भी क्या होगा एक सोल्यूशन, ठीक। इनको जोड़ भी देंगे तब भी क्या होगा ये सोल्यूशन होगा। देयरफॉर इसीलिए आप कह सकते हैं कि इनको ऐड करने पे जो हमें मिलेगा सोल्यूशन वो भी क्या होगा उसका सोल्यूशन होगा। देयरफॉर इसीलिए मोर जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मोर जनरल सोल्यूशन, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर देंगे तो ये भी क्या कहे जाएंगे उसके सोल्यूशन कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये एक्स ही बराबर हम लिख रहे हैं ए वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी, कह रहे हैं ये भी सोल्यूशन है, और एक के बराबर क्या कह रहे हैं ए टू ई टू पावर आई ओमेगा टी। अगर इन दोनों को हम सोल्यूशन को ऐड भी कर देंगे तभी क्या कह जाएंगे उसके सोल्यूशन, यानी एक्स बराबर जो वैल्यू मिलेगा यानी ए वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस ए माइनस में है प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये भी क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा। यानी एक्स बराबर हम ये भी वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर जिसको डाउट होगा वो वैल्यू में उसमें क्या करना है, जो आपको आया डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू एक्स पान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0, आप इसमें एक्स बराबर ये वैल्यू रख के देख सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन है। तो ये आपका काम है, आप चेक कर लीजिएगा जिसको डाउट होगा, ठीक है। हालांकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया गया था तो नोट करके भी हम इसको लिखवा देंगे। क्या लिखना है पहले कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो कोई सोल्यूशन है तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर वो सोल्यूशन बना रहता है, या अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन है तो उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर देंगे तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहा जाए, ठीक है। तो देयरफॉर इसीलिए जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर इसीलिए मोर जनरल सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जनरल सोल्यूशन जो सभी सोल्यूशन को बता देना जनरल सोल्यूशन। तो क्या लिख रहे हैं मोर जनरल सोल्यूशन, क्या लिखा जाएगा बताइए। अब एक्स जो था हमारा किसका फंक्शन था, टी का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे ही डिपेंड करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ज़्यादा होगा कम होगा। तो एक्स एंड टी में एक्स बराबर टी में इक्वेशन आएगा, तो अभी एक्स ही बराबर लिखते हैं। तो एक्स बराबर आपका क्या देखने को मिल जाएगा इधर, एक्स बराबर रख दीजिए ए वन
e टू द पावर आई ओमेगा टी लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी ये सोल्यूशन बना रह जाएगा x के लिए ना। तो a1 e टू द पावर आई प्लस a2 e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन। अब देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये भी टी में है और ये भी इक्वेशन टर्म टी में है, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं x किसका फंक्शन है, टी का। ये टी लिख का मतलब इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते थे आप लोग, एफ ऑफ टी लिखते थे, वैसे एक्स ऑफ टी लिखने का मतलब क्या है कि एक्स टी का फंक्शन है, तो ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। और करके लिख लीजिएगा इसको, एक्स ऑफ टी बराबर a1 e टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस a2 इंटू क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। और आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के, आप ये मत सोच लीजिएगा आपको एक बार में ये याद हो जाएगा। इक्वेशन कितने बन गए भाई, इक्वेशन बना नहीं थे आप लोग, नंबरिंग 6 बन गया था ना, इसको 7 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा भैया 7 ठीक है। यहाँ पर भी कुछ एजम्पशन लेंगे मानने के लिए, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, तो एजम्पशन आपको याद रखना है कि हम क्या यहाँ पर एजम्पशन ले रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि सिंस फिर यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे ना e टू द पावर आई अल्फा है तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, याद है। अगर यही e टू द पावर माइनस आई अल्फा होता तो क्या लिखते हैं इसको, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, याद है ब्रेक करके। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखना है कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्होंने पढ़ा है उसको पता है कि आई ओमेगा टी को, तब यहाँ से क्या लिखेंगे, तो जो एंगल में उसको लिखेंगे कॉस, उसको एंगल में लिखेंगे, तो ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वाले के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस आई ओमेगा टी के लिए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर माइनस आई साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। बोलो यार भाई, ये तो फार्मूला ही है ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा। चलिए, तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ से ध्यानपूर्वक अगर आप देखना चाहें तो इन दोनों वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 7 में रखना है। तो देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम 7 इक्वेशन 7 लिखिए, फ्रॉम 7 मत लिखिए, केवल इक्वेशन 7 वैल्यू रखिए यहाँ पे। अभी अजम्पशन भी कुछ लेना है तो 7 रखेंगे, तो ये एक्स टी केवल बता रहा है फंक्शन, ठीक, मल्टीप्लाई नहीं है। तो a1 है और रख दीजिए इसकी जगह पे क्या रखेंगे, cos ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। इसको बड़े ब्रैकेट्स करिए ताकि हम ओमेगा टी में एक ब्रैकेट लगा पाए दिखाने के लिए अलग। फिर अगला क्या है a2, क्या लिखेंगे यहाँ पर a2, और बड़े ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, e टू द पावर माइनस वाले के लिए cos ओमेगा टी, और माइनस में क्या लिखेंगे, आई साइन ओमेगा टी। क्लियर है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अच्छा, इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो a1 cos ओमेगा टी आएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 cos ओमेगा टी, यानी cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी इन दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी इन दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a1 और यहाँ से प्लस a2, यानी यहाँ से a1 प्लस a2 आ जाएगा एक ही बार में, एक स्टेप ना बढ़ा के यहाँ पर लिखेंगे cos, वैसे भी बड़ा हो रहा है डेरिवेशन तो ओमेगा टी, ठीक है। और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये क्या है हमारा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर भी है साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर a1 मल्टीप्लाई होगा तो a1 आई बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a2 आई बचेगा। तो यहाँ जो बचने वाला है प्लस में क्या बच के आएगा, प्लस ब्लैक्स करें, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे सोच के बताइए कि a1 आई तो रहेगा तो आई भी कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, तो आई ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा a1 माइनस a2, और इंटू क्या बचेगा बाहर में आई, और साथ में साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू बचेगी या नहीं बचेगी, सोच के बताना, बचेगी। और ये किसके बराबर आया है, एक्स टी के, किसके बराबर है, एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अजम्पशन लेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, जो इक्वेशन आता था एसएचएम के लिए आप लोग पढ़े होंगे, वाई बराबर क्या आता था, तो कुछ इस तरह के ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या प्लस माइनस फाइव कर लीजिए, प्लस फाइव या साइन या माइनस फाइव, या इसको कॉस में भी बदल सकते थे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये दोनों किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन।
जहाँ पर ये जो फाई होता था वो क्या होता था, कला जिसे हम कहते थे, फेज डिफरेंस। क्या कहते थे, फेज डिफरेंस। जो फाई हमारा क्या है, कला, या इंग्लिश में बोले तो फेज डिफरेंस होता था। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अजम्पशन लेंगे। और जहाँ पर ये मिलता था, इसमें साइन के साथ मल्टीप्लाई होता था, इसको कहते थे डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कहते थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या इसी को क्या कहते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड। क्या कहते थे, एम्पलीट्यूड। इसे आयाम हिंदी में कहते थे आप लोग, आयाम। ठीक है, हिंदी वाले समझते रहेंगे, इसको क्या बोलते थे, आयाम। ठीक, यानी कि मैक्सिमम कितना वो फिक्स्ड पोजीशन से कितना दूर जाएगा, उसी को हम आयाम बोलते थे। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में से, मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट है और इसके इधर कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, उसी को क्या कहते थे, आयाम। क्लियर। तो हम लेट नाउ इसको कौन सा इक्वेशन कह सकते हैं, इसको 8 कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 8। हमने क्या कहा, 8। तो नाउ लेट मान ले रहे हैं, यहाँ से कुछ एजम्पशन लेंगे, तो वो एजम्पशन आपको ध्यान रखना है कि ए साइन ओमेगा टी, सॉरी ये साइन ओमेगा टी नहीं लेना है, पे ये जो हमारा a1 प्लस a2 है, इसी को मानना है, एज्यूम करना है। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर लेट a1 प्लस a2, क्या ट्रीट ले रहे हैं, a1 प्लस a2, a साइन 5, क्या मान लिया हमने, a साइन 5, एंड a1 माइनस a2 बराबर हमने क्या माना, a1 माइनस a2 बराबर a1 माइनस a2, और क्या था हमारे पास, a आई भी है ना, आयोटा, तो इंटू आई, इसके बराबर हमने क्या मान लिया, a cos 5। किसको क्या मानना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या माना हमने, कि इसको हमने क्या माना, a cos 5, a sin 5, और इसको क्या माना हमने, a1 माइनस a2 इंटू आई को क्या माना हमने, a cos 5। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये मान के चल रहा है, तो देयरफॉर फ्रॉम 8 से क्या आ जाएगा बताइए, हम इक्वेशन 8 वैल्यू रखेंगे, तो इसकी जगह पे a cos क्या रखेंगे, a sin 5। और ये ध्यान रखना है, दोनों जगह पे हम जो ये क्वांटिटी ले रहे हैं, a दोनों जगह सेम हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग नहीं रखना, यही आगे चल के हमारा क्या बनेगा, आयाम एम्पलीट्यूड। ठीक, ये ध्यान रखना है, तो ये सेम होना चाहिए, अलग नहीं। और ये जो फेज डिफरेंस ले रहे हैं, दोनों जगह 5 सेम होना चाहिए। ठीक, ये भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स टी, क्या आ जाएगा, a1 a2 की जगह रख दीजिए a साइन कितना 5, और इंटू कॉस ओमेगा टी है ही हमारे पास, और यहाँ पर प्लस, इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग, a cos 5, a cos 5 इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे, दोनों जगह से a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन हो गया, तो ये बचेगा साइन 5 इंटू कॉस ओमेगा टी, और प्लस यहाँ बचेगा कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो किसका फार्मूला बनना है यहाँ पे, तो साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या, ए इंटू साइन 5 प्लस ओमेगा टी बन गया। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा डी को पहले लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए, ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ एक्स टी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स टी बराबर आपका ये आ गया, यानी एक्स बराबर टी क्या है, यहाँ पर फंक्शन को बता रहा है, इसका फंक्शन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया, ये किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। ठीक है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, किसमें है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। तो ये लिखना है यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन नंबर 10, 9 हो गया ना, लिखिएगा इक्वेशन नंबर 10 इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ ऐसे क्या लिखना है, इक्वेशन 10 इज, इक्वेशन 10 इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एसएचएम, इन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। किसमें, इन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और फेज डिफरेंस है तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, इन एक्स एंड टी लिख लीजिए, ऐसे एक्स और टी, इन एक्स एंड टी, क्योंकि वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन था, और ये क्या है, एक्स एंड टी। ठीक है, तो कुछ नोट करके लिख लीजिए, हमको निकालना है ए क्या आएगा, ए के बारे में। अब ये निकाल लेते हैं ना, जो एज्यूम किए हैं उसी का यूज करेंगे, और ये निकालेंगे कि ए आएगा क्या।
क्योंकि ये वैल्यू तभी हमने एज्यूम किया ना, तो ए बराबर होगा क्या वास्तव में, उसको निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। आपको एग्जाम में यहीं तक करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन पूछाता है तो कहाँ तक लिखेंगे, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही करना है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कहाँ तक पूछा कि बताइए कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक कर्व से पार्टिकल का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तब आपको कहाँ तक करना है, इस वाले तक करना है। कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, ठीक है। और मान लीजिए ये पूछ लेता है एक्स एंड टी में बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा किसी भी एसएसएम करते पार्टिकल का, तो यहाँ तक करना है, ठीक। तो ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम बताते भी चलेंगे जैसे ही खत्म होगा हमारा ये यूनिट। तो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, केवल उस क्वेश्चन का एक अलग से कलेक्शन बना के हम आपको दे देंगे। बाकी अभी आपको पूरा पढ़ना है जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक, जल्दीबाजी नहीं करनी। तो लिखिएगा फ्रॉम 9, फ्रॉम इक्वेशन 9, कहाँ है 9 जी, इक्वेशन नंबर 9 ये रहा, ये 8 था ना, अच्छा इसको 9 बना लीजिए, छोड़िए गया था 8 9 18, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 में क्या है, ये दोनों है, इन्हीं की सहायता से हमको निकालना है क्या, ए बराबर क्या है। तो ध्यानपूर्वक देखें, दोनों का क्या करें, हम स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर कर लें और इधर भी स्क्वायर कर लें, और इधर अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ए स्क्वायर और ए कॉमन हो जाएंगे, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या आ जाएगा इधर से बताइए, इधर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और उधर क्या बचेगा कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक। तो पहले कास स्क्वायर को रखे हैं या पहले साइन स्क्वायर को रखे हैं ना, ऊपर साइन स्क्वायर पहले था ना, तो पहले साइन स्क्वायर 5 को रख लीजिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 बराबर A1 प्लस A2 था पहले वाले में, तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या था A1 माइनस A2 इंटू आयोटा का स्क्वायर ना, ये करेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इधर बचेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस या प्लस लिख लीजिए आयोटा का स्क्वायर इंटू ए माइनस A2 का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है तो इसको लिखेंगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और इधर आयोटा को -1 यानी माइनस आई हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर -1 ना, तो यहाँ पर -1 रखेंगे और -1 और इधर क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सिंस रीजन लिख दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर, तो यहाँ जो हमारा निकल के आएगा क्या आएगा A1 माइनस A2 का, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और माइनस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी, यानी A1 प्लस A2 और प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा A1 माइनस A2 और दूसरे ब्रैकेट में लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा A1 प्लस A2 और माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ A1 माइनस A2, ये आ जाएगा। इसको हम किससे कर लेते हैं, करली ब्रैकेट से, ठीक है, ये आएगा। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो A1 जुड़ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 2A1 यहाँ बचेगा और यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इनटू में, इधर क्या बचेगा A1 प्लस A2 और यहाँ हो जाएगा -A1 और माइनस माइनस आगे जाएगा तो प्लस यानी A2। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये A1 है ना, तो A1 से A1 कैंसिल आउट होगा यानी यहाँ बचेगा 2A1 और इनटू में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ A2 बच गया तो प्लस 2A2 यानी A1 इंटू 2A2, यही आया। यानी यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4A1 इंटू A2, क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे और ये किसके बराबर आ रही है ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए ए 1 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 इंटू ए साइन स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसके यहाँ लिख लीजिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी क्या है ए स्क्वायर, ठीक है,
ये ध्यान रखना। ए स्क्वायर बराबर चल रहा है और ये चलता जाएगा किसके बराबर, ए स्क्वायर के, और यहाँ भी किसके आया है, ए स्क्वायर के। तो यहाँ लास्ट में किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ से ए आया है ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 4a1 इंटू a2। तो यहाँ से जो ए आया एम्पलीट्यूड वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा रूट में a1 इंटू a2। ठीक, तो ये आपको नोट करना है। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड निकल के आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2a1 इंटू a2। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आयाम इधर भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, प्लस इधर की ओर 2 कितना आ जाएगा, 2, ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड कि 2 अंडर रूट a1 इंटू a2, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और माइनस साइन में आ रहा है, इसका मतलब इधर भी तो जितना इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही इधर डिस्प्लेसमेंट, यानी -2 अंडर रूट a1 इंटू a2। माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर ना पड़े, जितना पहली साइड में जाएगा उतना ही दूसरी साइड में जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, तो ये आपको निकालना था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नोट्स के लिए जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर से हम आपको दे दे रहे हैं 88 080 23 920। ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको करियर गाइडेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आपको डिसीजन लेने में कि इसके आगे क्या करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रखना चाहिए, फाइनल में जब आप लोग पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल करके, कोई अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम आती हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को नहीं पता है, आपके सहपाठी हैं, उनको भी बताने का प्रयास करिए एप्लीकेशन के बारे में, चैनल के बारे में और नोट्स के बारे में। ठीक है, ताकि आप लोग साथ में पढ़ें और साथ में ग्रोथ करें।